एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी रिएक्शन कितनी प्रकार की होती हैं, वो कितनी तेज कंप्लीट होती हैं या कितना स्लो रेट से कंप्लीट होती हैं, या सामान्य तौर पर वो कितना समय लेती हैं कंप्लीशन के लिए। इस हिसाब से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, जिसमें हम लोग रिएक्शन के रेट को डिस्कस करते हैं, वहां पर ये सीखने जा रहे हैं कि कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं। तो कुछ रिएक्शन हमारी ऐसी होती हैं जो बहुत तेज रेट से कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन। ये बहुत कम समय लेती हैं कंप्लीट होने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बहुत कम समय में तुरंत बन जाता है। और यहाँ पर सफेद कलर का सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये रिएक्शन वेरी फास्ट रेट की हो गई। कुछ हमारी रिएक्शन होती हैं जो काफी स्लो रेट से होती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बरसात के महीने में 1-2 महीने में हमारे जो आयरन रॉड घर के बाहर पड़े होते हैं, तो यह रिएक्शन होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और कई बार आप देखते हैं कि 10, 15, 20 दिन में या 1-2 महीने में यहाँ पर आपको रस्टिंग देखने को मिलता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो मॉडरेट स्पीड से चलती हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की बात करें, अगर स्टार्च हाइड्रोलाइज होकर के उसके मोनोमर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन ना तो आयनिक रिएक्शन के बराबर फास्ट होती है और ना ही इतनी स्लो होती है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ये रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से होती है। सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अगर आपका केन शुगर हाइड्रोलाइज होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तो ये भी रिएक्शन ना बहुत फास्ट होती है और ना बहुत स्लो रेट से होती है। ये मॉडरेट रेट से ही रिएक्शन होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट ऑफ रिएक्शन होता क्या है डिफिनीशन के हिसाब से। तो अगर हम कभी किसी रिएक्शन में देखें तो जो रिएक्टेंट आप यूज करते हैं वो किस रेट से घट रहे हैं, मतलब पर यूनिट टाइम उनका कंसंट्रेशन कितना कम हो रहा है, इसको भी हम रेट कह सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट के टर्म में बात करें तो कितना प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो के सारे रिएक्टेंट ही थे। आपने किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन स्टार्ट किया था उसमें रिएक्टेंट रखा था। अगर वो एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाली रिएक्शन है तो आपने रिएक्टेंट्स डाले थे। लेकिन ये थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट कम हो जाते हैं, थोड़े प्रोडक्ट बनते हैं। और थोड़ी देर बाद और देखते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ जाते हैं और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत कम बचते हैं। यानी हमारे धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं और इसी को हम लोग रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन मिलती है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम या इन ए यूनिट टाइम। तो हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, ये तो आप जान रहे हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा और जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग स्पेसिफिक तौर पर बात करें तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो, और या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके कंसंट्रेशन में जो बढ़ोतरी होती है उसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक रिएक्शन आप यहाँ पर कंसीडर करें और आराम से इस कॉन्सेप्ट को सीखें। आप मान लीजिए केमिस्ट्री के लैब में हैं और केमिस्ट्री के लैब में एक रिएक्शन दिन को 1 बजे से 2 बजे तक चलती है, लेकिन आपने इसको बीच में ऑब्जर्व करना चाहा। आप 1:20 से लेकर के 1:30 तक रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब 1 बजे रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो आपने केवल रिएक्टेंट रखा था रिएक्शन मिक्सचर में, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़े थोड़े प्रोडक्ट बनने लगे। आप 1:20 पर आप एक टाइम नोट करते हैं T1 और 1:30 तक यानी 10 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन को। तो जो T1 टाइम है उस पर हमारा रिएक्टेंट जो होगा T1 टाइम पर R1 रिएक्टेंट होगा और T1 टाइम पे जो थोड़ा प्रोडक्ट बना होगा वो P1 प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब आप T2 टाइम पर देखेंगे 10 मिनट बाद तो हमारा रिएक्टेंट और कम हो चुका होगा और R2 हो चुका होगा और उस टाइम पर हमारा प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ करके प्रोडक्ट P2 बन चुका होगा। तो यहाँ जो चेंज होगा टाइम का, यानी ये 10 मिनट डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, 130 माइनस 120, ये 10 मिनट यानी आपका 600 सेकेंड जो होगा, इसमें आप रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। T2 टाइम पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो P2 बन चुका होगा
लेकिन हमारा रिएक्टेंट R2 कम हो चुका होगा R1 से। T2 टाइम पर R2 होगा रिएक्टेंट और हमारा P2 होगा प्रोडक्ट, और T1 टाइम पर R1 होगा रिएक्टेंट और P1 होगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम लोग इस 10 मिनट में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ 10 मिनट जो 1:30 पर हमारे कंसंट्रेशन है, उनसे 1:20 वाले कंसंट्रेशन को घटाएंगे, रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट के टर्म में भी। रिएक्टेंट हमारा 1:30 पे कम होगा, R2 कम होगा 1:20 वाले R1 से, T1 टाइम वाले से, और प्रोडक्ट ज्यादा होगा 1:30 पर 1:20 वाले से प्रोडक्ट ज्यादा होगा, यानी P2 का कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा होगा P1 के कंसंट्रेशन से, और R2 का कंसंट्रेशन कम होगा R1 के कंसंट्रेशन से। तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, इन दोनों टाइम पर इसके बिहाफ पर हम लोग आगे डिफिनीशन बनाएंगे। अब हमारे पास एक और चीज देखनी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी गई चीज होती है, ये कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, और जो प्रोडक्ट था वो धीरे धीरे समय के साथ अपीयर होता चला जा रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इसको हम लोग माइनस डेल्टा आर, चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ डिक्रीज दिखा रहा है, माइनस डिक्रीज दिखा रहा है पर यूनिट टाइम, यानी जिस टाइम पर यहाँ हम लोगों ने 10 मिनट का टाइम रखा है, तो हम एक डेल्टा टी, एक रेंज वाला टाइम रखते हैं, और उसी समय पर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बढ़ा है, तो इसको हम लोग डेल्टा टी यानी 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं। प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद में हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है, इसको हम लोग चूंकि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आने वाला जो रेट होगा वो एवरेज रेट होगा। हम लोग आगे इंस्टेंटेनियस रेट भी पढ़ेंगे, जो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर हम रीड करेंगे कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ से, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। इसको समझने के लिए हमको यहाँ देखना है कि इनिशियल टाइम पर जब रिएक्शन नहीं हुई थी, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में 1 बजे रखा है, तो वहां पर सारा का सारा बीकर में हमारे पास रिएक्टेंट ही था, आर नॉट कंसंट्रेशन था, मतलब केवल रिएक्टेंट था। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर यहाँ आप 1:20 यहाँ आप माने और यहाँ पर आप 1:30 मानिए, तो एक जब आप मेजर कर रहे हैं 1:20 से 1:30 के बीच में, वहां पर हमारे पास यहाँ R1 से R2 कंसंट्रेशन कम हो गया। तो इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन कम हुआ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस के साथ रख लिया हम लोगों ने, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज रेट आ गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट में चूंकि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, शुरू में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ नहीं था, अब समय के साथ में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता गया। तो ये 1:20 से 1:30 अगर हम माने, इस 10 मिनट में प्रोडक्ट हमारा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो ये जो प्रोडक्ट बढ़ा है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ है, और ये जो टाइम आपका है, ये टोटल टाइम जिसमें आपने रिएक्शन ऑब्जर्व किया है। तो प्रोडक्ट के लिए फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट अपॉन टाइम चेंज, तो हमको मिल जाएगा एवरेज रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम का चेंज। ठीक है, सिमिलरली जैसा हम लोगों रिएक्टेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ लिखा था, वही हम लोगों ने यहाँ प्रोडक्ट के लिए लिख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से आगे बढ़ेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।